जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में कंपनी अधिनियम 2013 पे चर्चा करेंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है। जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ। यह कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत टोटल 470 धाराएं हैं। 29 अध्याय हैं। 7 अनुसूची दी गई है। चार सौ 70 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 29 अध्याय हैं और 7 अनुसूची दी गई है। कंपनी अधिनियम 2013 यह 2011 का जो संशोधन हुआ था उसका स्थान 2013 के अमेंडमेंट 2013 का जो अधिनियमित किया गया कंपनी अधिनियम उसने ले लिया और यह कंपनी अधिनियम 2013 संपूर्ण भारत पर लागू है। संपूर्ण भारत पर लागू है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपनी अधिनियम 2013 कब पारित किया गया? तो कंपनी अधिनियम 2013 में है, जबकि इसका इन्फोर्समेंट डेट पूछा जा सकता है। इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 2014। यह कहाँ पर लागू होता है ये पूछा जा सकता है। तो यह संपूर्ण भारत पर लागू है, चाहे जम्मू कश्मीर राज्य हो, सब पर भी कंपनी अधिनियम लागू होता है। और आगे देखते हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड लिंडसे के द्वारा जो परिभाषा दी गई उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। लॉर्ड लिंडसे महोदय ने कंपनी अधिनियम की परिभाषा देते हुए यह कहा कि कंपनी क्या है? कंपनी से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे संगम से है जो एक संयुक्त कोष में अपना धन या उसके बराबर कोई अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं, जिसका प्रयोग वे किसी सामूहिक प्रयोजन हेतु करते हैं। लॉर्ड लिंडसे के द्वारा यह परिभाषा दी गई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आता है सालोमन बनाम सालोमन वर्सेस सालोमन। इस वाद में कंपनी के विधिक व्यक्तित्व से संबंधित प्रावधान किया गया। यह केस केवल इसलिए आपको याद रखना है, इसका फैक्ट नहीं याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कंपनी के लीगल पर्सन से कौन सा वाद संबंधित है। तो सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी के लीगल पर्सन से विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यह विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है, अर्थात कंपनी भी लीगल पर्सन है सालोमन बनाम सालोमन के बाद में। अगला जो केस आता है, अगला जो इसका जो आता है पूछे जाने वाला व्यू, वो आता है न्यायमूर्ति लिंड जेम्स के द्वारा जो डिफिनेशन दी गई कंपनी की। न्यायमूर्ति जेम्स क्या कहते हैं? तो न्यायमूर्ति जेम्स कहते हैं न्यायमूर्ति जेम्स महोदय कहते हैं कंपनी एक ऐसा संघ है जिसमें एक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित होते हैं। कंपनी से तात्पर्य न्यायमूर्ति जेम्स महोदय बताते हैं कि यह ऐसा संघ है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं, वही कंपनी है। आगे वन लाइनर पॉइंट से कुछ क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कंपनी एक विधिक व्यक्ति होती है। अगर पूछा जाए क्या कंपनी एक लीगल पर्सन है? हाँ, कंपनी एक लीगल पर्सन है। कंपनी एक विधिक व्यक्ति होता है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, लीगल पर्सन है। उसके बाद कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई? देखिए, जो परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, क्योंकि 470 सेक्शन है, तो 470 सेक्शन हमको चर्चा नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं सेक्शनों को चर्चा करना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंपनी की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो कंपनी को धारा 220 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई है? कंपनी की परिभाषा धारा 220 में दी गई है। निदेशक को कहाँ परिभाषित किया गया है? कारण कि निदेशक को धारा 234 के अंतर्गत, ये डिफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपनी की परिभाषा धारा 220 में है, निदेशक को धारा 234 में डिफाइन किया गया है। निदेशक को कहाँ डिफाइन किया गया? निदेशक को धारा 234 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ज्ञापन पत्र का प्रारूप
ज्ञापन पत्र का प्रारूप कहाँ परिभाषित किया गया है? करें कि ज्ञापन पत्र का प्रारूप ज्ञापन पत्र का प्रारूप को धारा 4 में बताया गया है। ज्ञापन पत्र का प्रारूप कहाँ बताया गया? ज्ञापन पत्र का प्रारूप धारा 4 में बताया गया। और ज्ञापन पत्र के उद्देश्य में संशोधन या धारा 13 के अंतर्गत बताया गया। ज्ञापन पत्र के क्या करेंगे? ज्ञापन पत्र के उद्देश्य में संशोधन, ज्ञापन पत्र के उद्देश्य में संशोधन ज्ञापन पत्र के उद्देश्य में संशोधन यह धारा 13 के अंतर्गत बताया गया। ज्ञापन पत्र के उद्देश्य में संशोधन का जो प्रावधान है वो धारा 13 के अंतर्गत किया गया। एक चीज और ये ध्यान रखना वन लाइनर पॉइंट से, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी को 2 भागों में बांटा जाता है। कंपनी को कितने भागों में बांटा जाता है? कंपनी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी होती है और दूसरी कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी होती है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे प्राइवेट कंपनी में कितने सदस्य होते हैं और पब्लिक कंपनी में कितने सदस्य होते हैं। अभी सिर्फ यहाँ ये जानिए कि कंपनी को 2 भागों में बांटा गया सदस्यों की दृष्टि से, एक होते हैं प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। अगला क्या है? अब एक चीज यहाँ पे जानना है वन लाइनर पॉइंट से, देखिए क्योंकि हम बेयर एक्ट के माध्यम से इसे नहीं पढ़ा रहे हैं इस क्लास को, हम सिर्फ कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्वेश्चन पूरे अटेंड करने हैं, क्वेश्चन पूरे आपको अच्छे से सॉल्व होने हैं, बस आप इस पे फोकस करिएगा कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे ना, सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं रखेगा। तो आइए देखते हैं एक कंपनी के निर्माण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। क्योंकि अगर पूछ दिया कि कंपनी के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक है, 4 ऑप्शन दे दिया जिसमें से 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, एक ऑप्शन नहीं है तो उसमें से आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो एक कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक है एक कंपनी के निर्माण के लिए क्या है, कह रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी कंपनी के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो सबसे पहले कंपनी के निर्माण के लिए जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स हैं, उनमें सबसे पहले संघ का ज्ञापन पत्र होना चाहिए, या संगम का ज्ञापन पत्र कह सकते हैं, संघ का ज्ञापन पत्र कह सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक क्या होना चाहिए? एक ज्ञापन पत्र होना चाहिए और संघ की नियमावली होनी चाहिए। दूसरा, संघ की नियमावली होनी चाहिए। संघ की नियमावली होनी चाहिए। और अगला होना चाहिए कार्य प्रणाली, यानी कार्य को प्रारंभ करने हेतु कुछ पूंजी होनी चाहिए, क्योंकि जब कार्य प्रारंभ किया जाएगा तो उसके लिए पूंजी का होना अति आवश्यक है। तो कार्य प्रारंभ करने के लिए पूंजी होना चाहिए। तो कंपनी के लिए आवश्यक है संघ का ज्ञापन पत्र होना चाहिए, संघ की नियमावली होनी चाहिए, उसके पास पूंजी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पूंजी नहीं होगी तो वह कोई कार्य नहीं कर सकता। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन बन सकता है, अब आइए देखते हैं सार्वजनिक कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आप क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की जो संख्या होती है कम से कम 7 हो सकती है, अधिकतम कुछ भी हो सकती है। सार्वजनिक कंपनी के लिए
सार्वजनिक कंपनी के लिए जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए, कम से कम। अर्थात अगर 7 से कम मेंबर हैं तो वह पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी नहीं हो सकती। और इसमें सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। अब सीमा नियम क्या होता है, सीमा नियम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सीमा नियम, सीमा नियम के बारे में केयर्स महोदय क्या कहते हैं, केयर्स महोदय, इनका कहना है कि सीमा नियम उस क्षेत्र को कहते हैं कि जिसके बाहर कंपनी जाकर कार्य नहीं कर सकती। देखिए किसी भी क्षेत्र का, चाहे जो भी हो, संस्था हो चाहे कंपनी हो, सबका एक क्षेत्राधिकार होता है। जैसे मान लीजिए ए का ये क्षेत्राधिकार है इतना, तो ए के इस क्षेत्राधिकार को सीमा नियम कहते हैं, अर्थात ए इसके बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता। उसी तरह से कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम से बाहर, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकती है। उसी के क्षेत्राधिकार को सीमा नियम कहते हैं, को अपने सीमा के भीतर ही रहेगी, उसी को सीमा नियम कहा जाता है। ये हो गया सीमा नियम के बारे में। सीमा नियम, जब कोई भी कंपनी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अब आते हैं, हमने सार्वजनिक कंपनी के बारे में बात किया। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में कितने सदस्य होने चाहिए, तो जब प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए, 2 सदस्य होने चाहिए कम से कम, और अधिकतम इसमें 200 सदस्य हो सकते हैं। इसको आपको अच्छे से याद करना है, नोट डाउन कर लेना है। आपको वीडियो देखते वक्त आप इसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और साथ साथ रिपीट करते चलें। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, इसको आपको याद रखना है। प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत कम से कम 2 सदस्य होते हैं, अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत। अब आते हैं, आगे चलते हैं। कंपनी अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कंपनी अधिनियम का जो सबसे पहले अधिनियमन किया गया था 1844 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। इसको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम सबसे पहले कब बनी, कंपनी अधिनियम सबसे पहले 1844 में इंग्लैंड में बनी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला है भारतीय कंपनी अधिनियम क्या है, कारण कि भारतीय कंपनी, क्योंकि 2013 से पहले भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 थी। अगर पूछा जाए 2013 से पहले कौन सी कंपनी अधिनियम लागू थी, तो 2013 से पहले भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 क्या थी, 1956 भारत में क्या थी, 1956 भारत में लागू थी। तो अगर पूछा जाए कंपनी अधिनियम 1956 किस समिति की सिफारिश पर आई थी, किस समिति की सिफारिश पर बनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम, पहली बात तो ये भी पूछा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 से पहले कौन सी कंपनी अधिनियम लागू थी, क्योंकि ये प्रीवियस होगा। तो इससे पूछा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम 2013 से पहले कंपनी अधिनियम 1956 लागू थी, और 1956 कंपनी अधिनियम भाभा समिति की सिफारिश पर बनी थी। इसको आपको याद रखना है। 1956 का जो सब कंपनी अधिनियम था, यह किसकी सिफारिश पर बनी थी, भाभा समिति की सिफारिश पर बनी थी। भाभा समिति की सिफारिश पर बनी थी। हम इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो ये चीज याद रखना है, कंपनी अधिनियम 1956 भाभा समिति की सिफारिश पर बनी थी। अब बात करते हैं निदेशक की। कंपनी के अंतर्गत क्या होते हैं, कंपनी के अंतर्गत निदेशक भी होते हैं। तो जो कंपनी का निदेशक होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी का निदेशक या कंपनी का अभिकर्ता होता है या नहीं होता। तो कंपनी का निदेशक जो है कंपनी का अभिकर्ता होता है। कंपनी का निदेशक क्या होता है, तो कंपनी का निदेशक कंपनी का अभिकर्ता होता है, कंपनी का एजेंट होता है। आप इसको नोट डाउन करते चले, चाहे रफली नोट डाउन करते चले, चाहे शॉर्टली नोट डाउन करते चले।
वीडियो को धीमा करके पुश करके इसको नोट डाउन करते चलें। तो कंपनी का निदेशक क्या होता है? कंपनी का निदेशक कंपनी का अभिकर्ता होता है। कंपनी का निदेशक कंपनी का अभिकर्ता होता है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वह यह हो सकता है कि अधिकरण के सदस्य और सभापति को उनके पद से केंद्र सरकार अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से हटा सकती है। जो अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स और सभापति होते हैं उनको कौन हटा सकता है? तो उनको केंद्र सरकार की सिफारिश से भारत का जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह से हटा सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बन सकता है जहां से ग्रोवर महोदय का क्या कहना है विधिक व्यक्ति के बारे में। ग्रोवर महोदय क्या कहते हैं, क्योंकि इनका कोटेशन पूछा जा सकता है। प्रोफेसर ग्रोवर, प्रोफेसर ग्रोवर महोदय क्या कहते हैं? प्रोफेसर ग्रोवर महोदय का कहना है कंपनी का विधिक व्यक्तित्व एक लोहे के पर्दे के समान अपारदर्शी और अलंघनीय है। इस कोटेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि ये कोटेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कोटेशन किसका है। तो यह कोटेशन क्या है? कंपनी का विधिक व्यक्तित्व। इसको हम राइट कर दे रहे हैं, कंपनी का विधिक व्यक्तित्व। कंपनी का विधिक व्यक्तित्व एक लोहे के पर्दे के समान अपारदर्शी और अलंघनीय होता है। और कैसा होता है? अलंघनीय होता है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर गौर महोदय का है, गौर महोदय। उसके बाद आइए देखते हैं अगला। इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है कंपनी क्या लीगल पर्सन है या कृत्रिम पर्सन है? तो कंपनी एक विधिक व्यक्ति है लेकिन कृत्रिम व्यक्ति नहीं है। सॉरी, कंपनी एक विधिक व्यक्ति तो है लेकिन नागरिक नहीं है। कंपनी क्या, अगर पूछा जाए कंपनी क्या कंपनी नागरिक है? कंपनी नागरिक नहीं है लेकिन कंपनी विधिक व्यक्ति है। कंपनी क्या, कंपनी लीगल पर्सन है कंपनी विधिक व्यक्ति है लेकिन नागरिक नहीं है। कंपनी क्या है? कंपनी विधिक व्यक्ति है लेकिन नागरिक नहीं है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है भागीदारी के लिए क्या करें कि जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि कंपनी के अंतर्गत कंपनी दो होती है, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। प्राइवेट के अंतर्गत न्यूनतम 2 अधिकतम 200 सदस्य होते हैं और प्राइवेट के अंतर्गत पब्लिक के अंतर्गत कम से कम 7 सदस्य होते हैं। अधिकतम की इनफाइनाइट, कोई भी सीमा निश्चित नहीं, कितने भी सदस्य हो सकते हैं। उसी तरह से भागीदारी की बात करें हम तो भागीदारी में, क्योंकि यहाँ पे भागीदारी को भी कंपेयर करके चलना पड़ेगा। अगर भागीदारी में देखें तो भागीदारी में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 20 सदस्य होते हैं और कम से कम 2 सदस्य होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। पब्लिक कंपनी में क्या होता है? पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य, अधिकतम इनफाइनाइट, कोई भी सीमा निश्चित नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य, अधिकतम 200 सदस्य। और भागीदारी में कम से कम 2 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं भागीदारी के अंतर्गत। अब उसके बाद चलते हैं आगे। बावन महोदय क्या कहते हैं संप्रवर्तक के लिए? इनकी भी डिफिनीशन देख लेते हैं। बावन महोदय, बावन महोदय का कहना है कि संप्रवर्तक शब्द विधि का नहीं
बल्कि व्यापार का है, जिसका आशय व्यापारिक क्षेत्र में प्रचलित उन अनेक व्यापारिक संस्थाओं से है जिनके द्वारा कंपनी का निर्माण किया जाता है। कंपनी का कोई ऐसा कार्य जो उसके उद्देश्य के बाहर हो जाए वह क्या होता है, वो शून्य होता है। अर्थात कंपनी का अगर कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाए, अधिकारातीत कहलाती है। अधिकारातीत का मतलब यही है कि कोई भी कंपनी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अगर कार्य करती है तो अधिकारातीत अल्ट्रावायलेट कहलाता है और ऐसा कार्य शून्य होता है। अगला देखते हैं संगम ज्ञापन। संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों में परिवर्तन, इसको धारा 14 में सेक्शन देख लेते हैं। संगम ज्ञापन का क्या है, संगम ज्ञापन का क्या, संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों में परिवर्तन। संगम ज्ञापन के अनुच्छेदों में परिवर्तन धारा 14 में है, ये 14 है, 14 धारा 14 में है। उसके बाद क्या है, सामान्यतः कोई भी कंपनी, अगर पूछा जाए कि कंपनी अपने पूंजी को एकत्रित करने के लिए क्या करती है, तो सामान्यतः कोई भी कंपनी धन उगाही के लिए, शुरू में जब कोई कंपनी अस्तित्व में आती है तो उसके बाद पूंजी का अभाव होता है, तो अपने पूंजी के कलेक्ट करने के लिए, उसे कह सकते हैं धन की उगाही के लिए, कंपनी को निम्न कार्य करना पड़ता है जिससे कि वो अपने पास धन को इकट्ठा कर सकती हैं। तो वही क्या करती हैं कंपनियां, तो सबसे पहले क्या है, प्रॉस्पेक्टस जारी करती हैं। क्या करती हैं, प्रॉस्पेक्टस जारी करती हैं। प्रॉस्पेक्टस जारी करती हैं, विक्रय के प्रस्ताव द्वारा या पूंजी एकत्रित करती हैं। विक्रय के प्रस्ताव के द्वारा क्या करते हैं, विक्रय के प्रस्ताव के द्वारा पूंजी एकत्रित करती हैं। क्योंकि जब कोई भी कंपनी अस्तित्व में आती है तो उसको अस्तित्व में रहने के लिए हमेशा के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पूंजी उसके पास एक लंबी पूंजी नहीं होती है। इसके लिए वह प्रॉस्पेक्टस जारी करती है और विक्रय के प्रस्ताव के द्वारा भी पूंजी को एकत्रित करती है। अब सेक्शन कुछ है, प्रॉस्पेक्टस की परिभाषा कहाँ दी गई है, प्रॉस्पेक्टस की परिभाषा कहाँ दी गई, प्रॉस्पेक्टस की परिभाषा धारा 270 में दी गई है। इसको याद रखना है कि प्रॉस्पेक्टस को कहाँ परिभाषित किया गया, प्रॉस्पेक्टस को धारा 270 में परिभाषित किया गया है। सदस्यता की परिभाषा कहाँ दी गई, सदस्यता को धारा 255 में। सदस्यता को कहाँ परिभाषित किया गया, सदस्यता को धारा 255 में परिभाषित किया गया है सदस्यता को। उसके बाद कह रहे हैं कि कंपनी भी किसी अन्य कंपनी का सदस्य बन सकती है। अगर ये पूछा जाए कि क्या कोई कंपनी किसी कंपनी का मेंबर बन सकती है, तो हाँ, कंपनी भी किसी कंपनी का सदस्य बन सकती है। इसको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई कंपनी किसी कंपनी का सदस्य बन सकती है। हाँ, कोई कंपनी किसी कंपनी का सदस्य बन सकती है। कोई कंपनी किसी भी कंपनी का क्या, किसी भी कंपनी का सदस्य मेंबर बन सकती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अक्सर इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए इनमें सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाना अति आवश्यक है और इनको इंक्लूड किया भी गया है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य कितने ढंग से बन सकता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति कंपनी का मेंबर अगर बनना चाहे तो वह किस प्रकार से बन सकता है। तो कंपनी का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले या तो वह कंपनी के संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे, संगम ज्ञापन पर क्या करें कि संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके वह कंपनी का सदस्य बन सकता है, या अंशों का अंतरण करके बन सकता है, कंपनी में अंश को अंतरित करके या कंपनी का अंश लेकर। और अगला जो बन सकता है, अंशों के आवंटन के द्वारा बन सकता है या अंशों के पारेषण के द्वारा बन सकता है।
तीन ऐसी कंडीशन है जिससे कोई व्यक्ति कंपनी का मेंबर बन सकता है, या तो वह संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दे, या कंपनी के अंश को ले ले, या कंपनी के अंश को आवंटित कर दे, या पारेषण कर दे। पारेषण मतलब वितरित कर दे। अगला जो बन सकता है, कंपनी के ऋणदाता भी किसी अन्य कंपनी के सदस्य बन सकते हैं, यह भी है। यहाँ तो था कोई भी कंपनी किसी कंपनी की सदस्य बन सकते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी के ऋणदाता, जो कंपनी है उसके कोई ऋणदाता है, वह भी किसी कंपनी का सदस्य बन सकता है। कंपनी के सदस्यों की पंजिका सेक्शन है, ये किस सेक्शन में दिया गया है? कंपनी के सदस्यों की पंजिका के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया? तो कंपनी की सदस्यों की पंजिका के बारे में जो प्रावधान किया गया धारा 88 में किया गया। कंपनी के सदस्यों की पंजिका रखना, कंपनी के सदस्यों की पंजिका रखना धारा 88 के अंतर्गत किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य कहीं और भी वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं वही बहुत अच्छे लेवल के हैं, वही पूछे जाते हैं। उससे ज़्यादा क्वेश्चन कंपनी अधिनियम में कहीं पूछा नहीं जाता। और आगे आइए देखते हैं अंश की परिभाषा। अंश इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अंश की परिभाषा कहाँ दी गई है? अंश को धारा 284 में डिफाइन किया गया है। अंश की परिभाषा कहाँ दी गई है? करें कि अंश की परिभाषा धारा 284 में क्या है? धारा 284 के अंतर्गत अंश को डिफाइन किया गया है। उसके बाद आते हैं स्टॉक और अंश में अंतर, एक छोटा सा जान लेते हैं। स्टॉक और अंश में अंतर क्या है? स्टॉक और अंश में अंतर, स्टॉक और अंश में अंतर क्या होता है? तो स्टॉक जो होता है, अंश देख लेते हैं। अंश क्या है? अंश एक अंकित मूल्य होता है। अंश क्या होता है? अंश अंकित मूल्य होता है। अंश अंकित मूल्य होता है, जबकि स्टॉक अंश अंकित मूल्य नहीं होता है। अंश क्या है? अंश समान अविहित मूल्य होता है, मतलब अंश को समान रूप से विभाजित किया जा सकता है। स्टॉक में ऐसा नहीं किया जाता। अंश जमा को मूलतः निर्गमित किया जा सकता है, जबकि स्टॉक को ऐसा नहीं किया जाता। अब आइए देखते हैं अच्छी जो क्वेश्चन की तरह पूछी जा सकती है डिफिनीशन, वह निदेशक। निदेशक को कहाँ परिभाषित किया गया? निदेशक के बारे में प्रावधान कहाँ है? निदेशक 149 में है। निदेशक के बारे में प्रावधान निदेशक 149 में। निदेशक की नियुक्ति 152 में है। निदेशक 149, निदेशक की क्या? निदेशक की नियुक्ति, निदेशक की नियुक्ति 152 में है। निदेशक 149, निदेशक की नियुक्ति 152 में है। उसके बाद है निदेशक पद धारण करने के बारे में प्रतिबंध 165 में है। निदेशक पद धारण करने के बारे में क्या? निदेशक पद धारण करने के बारे में जो प्रतिबंध लगाया गया वह कहाँ है? तो करें कि निदेशक पद धारण करने के बारे में जो प्रतिबंध लगाया गया वह 165 में है। वह कहाँ है? 165 में है। उसके बाद क्या है? आगे का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निदेशकों की नियुक्ति की अनर्हता कहाँ है? निदेशकों की नियुक्ति की अनर्हता 164 में है। निदेशकों की नियुक्ति की अनर्हता के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया? तो निदेशकों की नियुक्ति की अनर्हता के बारे में जो प्रोविजन दिया गया वह 164 में किया गया है।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बैठक के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया? तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो बैठक के बारे में प्रावधान किया गया वह धारा 173 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया? 173 के अंतर्गत। कोई भी कंपनी हो उसको दो क्रमवर्ती बैठकों के बीच अधिकतम 120 दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? किसी भी कंपनी के बैठक के लिए दो अंतर्वर्ती बैठकों के बीच 120 दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बन सकता है, किसी कंपनी के साधारण अधिवेशन के लिए कम से कम 21 दिन पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक है। अगर पूछा जाए किसी कंपनी के साधारण अधिवेशन के लिए कम से कम कितने दिन की सूचना दी जा सकती है, तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि किसी भी कंपनी के साधारण अधिवेशन के लिए कम से कम कितने दिन की सूचना दिया जाना आवश्यक है, तो कम से कम 21 दिन की सूचना दिया जाना आवश्यक है। यहाँ आप इसको नोट डाउन कर लें। किसी भी कंपनी के लिए साधारण अधिवेशन के लिए किसी भी कंपनी के साधारण अधिवेशन के लिए कम से कम 21 दिन की सूचना दिया जाना आवश्यक है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर ले, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसी तरह से आप उसको 60 में 21 दिन बना लीजिए। किसी कंपनी के साधारण अधिवेशन के लिए 21 दिन की सूचना दिया जाना आवश्यक है। और ये 120 दिन क्या है? अगर पूछा जाए, इस तरह से पूछ लिया जाए कि किसी भी कंपनी के दो क्रमवर्ती बैठकों के बीच कितने दिन से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर ये होगा कि किसी भी कंपनी के दो क्रमवर्ती बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 120 दिन हो गया, 21 दिन हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन बन सकता है, कंपनी अधिनियम 2013 के पारित होने के बाद कंपनी अधिनियम में संशोधन कब किया गया? तो जो 2013 का कंपनी अधिनियम बना, इसके बाद 2015 में इसमें व्यापक संशोधन किया गया। 2013 का कंपनी अधिनियम बनने के बाद 2015 में कंपनी अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत क्या है, कई धाराओं में संशोधन किया गया। कुछ धाराओं का वर्णन यहाँ कर दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत धारा 200 संशोधित धारा बता रहे हैं 2015 के द्वारा संशोधित धारा 2015 के द्वारा क्या 2015 के द्वारा संशोधित धारा 2015 के द्वारा संशोधित धारा कंपनी अधिनियम की। पहला क्या संशोधित किया गया? पहला क्या है, इसी तरह कई धारा संशोधित की गई। कुछ धाराओं का वर्णन कर दिया जा रहा है यहाँ पे। 268 में संशोधन किया गया, 271 में संशोधन किया गया, उसके बाद धारा 11 में संशोधन किया गया, धारा 12 में किया गया, धारा 22 में किया गया, धारा 46 में किया गया, धारा 76A में किया गया, धारा 117 में किया गया, धारा 123 में किया गया, धारा 124 में किया गया, 134 में किया गया, 143 में किया गया। इसी तरह से टोटल कई धाराओं में संशोधन किया गया। और 2015 के द्वारा कुल 23 धाराएं ऐसी हैं। 2015 के द्वारा कुल 23 धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन किया गया। निदेशक के बारे में बात करें तो कंपनी का जो निदेशक होता है वह अभिकर्ता होता है। कंपनी का निदेशक न्यासी भी होता है और अभिकर्ता भी होता है और अंशधारी नहीं होता है। इसको ध्यान रखना है। कंपनी का जो निदेशक होता है वह अभिकर्ता होता है, न्यासधारी होता है, लेकिन अंशधारी नहीं होता। निदेशक कभी भी कंपनी का अंशधारी नहीं होता है, इसको याद रखना आप। निदेशक कंपनी का अभिकर्ता होता है, न्यासी हो सकता है या न्यासी भी, जिस तरह से अगर न्यास के रूप में है तो न्यासी भी होगा, लेकिन अंशधारी नहीं होगा।
कभी भी निदेशक कंपनी का अंशधारी नहीं होता है, यह पूछा जा सकता है। अभिकर्ता होता है, न्यासी हो सकता है, अंशधारी नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कंपनी में अधिकतम कितने निदेशक हो सकते हैं, तो एक कंपनी में अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं। इसमें शायद संशोधन किया गया, अभी इसको क्लियर करके हम आपको बता देंगे कि एक कंपनी में संशोधन के द्वारा कितने निदेशक के लिए प्रावधान किया गया कि एक कंपनी में कितने निदेशक हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति यदि तो 15 कंपनियों का निदेशक हो सकता है। इसको अभी आप यहाँ पे देखते रहिए, अभी हम आगे क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें संशोधन किया गया है कुछ। तो 15 एक व्यक्ति जो है 15 कंपनियों का निदेशक हो सकता है। कितने कंपनियों का निदेशक हो सकता है? एक व्यक्ति 15 कंपनी का निदेशक हो सकता है। अगला जो केस है, एक केस है फास बनाम हर्बाटल का। अच्छी केस है ये, फास बनाम हर्बाटल। फास बनाम हर्बाटल का केस है, जिसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि फास बनाम हर्बाटल का नियम तब लागू होता है। इसमें फास बनाम हर्बाटल में एक नियम प्रतिपादित किया गया था, उसी के बारे में कहा गया है कि फास बनाम हर्बाटल का नियम तब लागू होता है जब कंपनी के सब अंशधारियों को सामूहिक रूप से हानि कारित होती है। अगर पूछा जाए फास बनाम हर्बाटल का नियम कब लागू होता है क्वेश्चन में, आंसर दे दे, तो आंसर में आपको ये लगाना है कि फास बनाम हर्बाटल का नियम तब लागू होगा जब कंपनी के सभी अंशधारियों को बराबर रूप से हानि हो, उनको नुकसान हो, तब जो है फास बनाम हर्बाटल का नियम लागू होता है। एक केस याद रखिए, एल्डर बनाम एल्डर एंड वाटसन लिमिटेड। एल्डर बनाम एल्डर एंड वाटसन लिमिटेड। वाटसन लिमिटेड, यह पूछा जाएगा कि यह केस किससे संबंधित है, तो यह केस जो है अन्यायपूर्ण आचरण से संबंधित है। अन्यायपूर्ण आचरण, अन्याय इस तरह से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट केस भी दे देगा कि एल्डर बनाम एल्डर का वाद किससे संबंधित है या अन्यायपूर्ण आचरण से संबंधित कौन सा केस है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो अन्यायपूर्ण आचरण से एल्डर बनाम एल्डर का केस है। उसके बाद संप्रवर्तन आता है। संप्रवर्तक की परिभाषा धारा 269 में दिया गया है। संप्रवर्तक की परिभाषा, संप्रवर्तक की परिभाषा कहाँ दी गई? संप्रवर्तक की परिभाषा धारा 269 में दिया गया है। उसके बाद संगम ज्ञापन आता है। संगम ज्ञापन क्या होता है? संगम ज्ञापन संगम ज्ञापन क्या होता है? करें, संगम ज्ञापन पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट नहीं, पब्लिक कंपनी होती है, वह संगम ज्ञापन जारी करती है। उसके संगम ज्ञापन पर कम से कम 7 व्यक्ति तथा प्राइवेट कंपनी अगर है, दोनों जारी करती हैं अपना संगम ज्ञापन। संगम ज्ञापन का मतलब ये होता है कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, वह क्या कार्य करेगी, उसी को जो नोट किया जाता है, जो एक ढांचा बना जाता है, वही संगम ज्ञापन होता है कि कंपनी का क्षेत्राधिकार है, इसलिए कंपनी का गठन किया गया, कंपनी यही कार्य करेगी, उसी को संगम ज्ञापन कहते हैं। तो संगम ज्ञापन पब्लिक कंपनी के लिए संगम ज्ञापन पर कम से कम 7 व्यक्ति हस्ताक्षर होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के संगम ज्ञापन पर कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उसके अंशधारी हों, यही होता है संगम ज्ञापन। संगम अनुच्छेद, संगम अनुच्छेद का ये तो हो गया संगम ज्ञापन। संगम अनुच्छेद क्या है? संगम अनुच्छेद में कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित नियम और उपनियम का उल्लेख होता है। संगम ज्ञापन में क्या होता है? संगम ज्ञापन में यह होता है कंपनी किस लिए बनाई गई, उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन संगम अनुच्छेद में यह होता है कि कंपनी का रूल क्या है, कंपनी का नियम क्या है। इसके अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत
आंतरिक प्रबंधन मतलब कंपनी अपना आंतरिक प्रबंध किस प्रकार से करेगी, उसकी व्यवस्था क्या है, उसके बारे में संगम अनुच्छेद में बताया जाता है। निगमन प्रमाण पत्र क्या करें, निगमन प्रमाण पत्र को धारा 2(7) में बताया गया। निगमन प्रमाण पत्र, निगमन प्रमाण पत्र किसमें है, करें कि निगमन प्रमाण पत्र धारा 27 में है। निगमन प्रमाण पत्र किसमें, निगमन प्रमाण पत्र 27 में है। उसके बाद आता है प्रॉस्पेक्टस विवरणिका 270 में है। प्रॉस्पेक्टस के बारे में मैंने पहले चर्चा कर दिया है कि प्रॉस्पेक्टस किसमें है, प्रॉस्पेक्टस धारा 270 में है। फिर एक बार प्रॉस्पेक्टस के बारे में बता रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रॉस्पेक्टस किस सेक्शन में है, प्रॉस्पेक्टस को विवरणिका भी कहते हैं। अगर प्रॉस्पेक्टस न देकर विवरणिका दिया रहे तो आपको, अगर प्रॉस्पेक्टस ना दिया है विवरणिका दिया रहे तब पर भी आपको समझ जाना है कि इसका मतलब प्रॉस्पेक्टस है। 270 प्रॉस्पेक्टस की डिफिनीशन दी गई है। प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, प्रॉस्पेक्टस से अभिप्राय ऐसे परिपत्र से है जो कंपनी के द्वारा या कंपनी की ओर से जनता को कंपनी के अंशों को या ऋण पत्रों के क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए जारी किया जाता है। इसमें उन शर्तों का उल्लेख रहता है जिनके अधीन कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों को क्रय किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस एक प्रकार से कंपनी जारी करती है, जब कोई भी कंपनी अस्तित्व में आती है तो अपने ऋण को धन की उगाही के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, जिसके द्वारा लोग उसके प्रॉस्पेक्टस को खरीदते हैं और पूंजी कंपनी के पास जाती है। विवरणिका इसी को कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। अंश 284 में है, मैंने अंश के बारे में बता दिया। ऋण पत्र क्या है, करें कि ऋण पत्र को आंग्ल शब्द के अंतर्गत डिवेंचर का हिंदी रूपांतरण है ऋण पत्र। और ऋण पत्र की परिभाषा कहाँ दी गई है, 234 में। ऋण पत्र को 230 में है। ऋण पत्र की परिभाषा कहाँ, करें कि ऋण पत्र की परिभाषा 230 में, निदेशक 234 में है। निदेशक की जो परिभाषा है वो कहाँ, निदेशक की परिभाषा जो है वो 234 में है। निदेशक की जो परिभाषा है वो कहाँ है, निदेशक की परिभाषा 234 में है। निदेशक से कंपनी के किसी बोर्ड, कंपनी के बोर्ड में नियुक्त कोई भी निदेशक अभिप्रेत है। ऋण पत्र की परिभाषा 230 में है। उसके बाद आगे चलते हैं। हितबद्ध निदेशक की बात करें तो हितबद्ध निदेशक 249 में है। हितबद्ध निदेशक किसमें है, हितबद्ध निदेशक 249 में है। हितबद्ध निदेशक किसमें है, हितबद्ध निदेशक 249 में है। उसके बाद निदेशकों की संख्या के बारे में बात करते हैं कि निदेशक की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब में निदेशक होते हैं। तो पब्लिक कंपनी में कितने निदेशक हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में कितने निदेशक हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी में कितने निदेशक होंगे, अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम नहीं, प्राइवेट कंपनी में 2 निदेशक हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में कितने निदेशक हो सकते हैं, कम से कम 2 निदेशक हो सकते हैं। एकल व्यक्ति कंपनी भी होती है, ध्यान देना, एकल व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 निदेशक। एकल व्यक्ति कंपनी में कितना, एकल व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 निदेशक, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निदेशक, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक। पब्लिक कंपनी में कितने, करें कि पब्लिक कंपनी में कितने निदेशक होने चाहिए, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होते हैं। उसके बाद पब्लिक कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो पब्लिक कंपनी की परिभाषा धारा 271 में है। पब्लिक कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई, करें पब्लिक कंपनी की परिभाषा धारा 271 में है। उसके बाद निदेशकों की संख्या की बात करें तो निदेशकों की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होगी, किंतु कंपनी विशेष संकल्प द्वारा 15 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है। सामान्यतः एक व्यक्ति
15 कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कितने कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति कम से कम 15 कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसे विशेष संस्था के द्वारा बढ़ाकर 20 कंपनियों का निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। इसे बढ़ाकर कितना किया जा सकता है? 20। तो सामान्य वर्तमान समय में एक व्यक्ति 20 कंपनी का निदेशक हो सकता है। पब्लिक कंपनी में कोई भी व्यक्ति, पब्लिक कंपनी की दशा में कोई भी व्यक्ति क्या है, वह 10 कंपनी का निदेशक हो सकता है। यह प्राइवेट कंपनी थी, पहले क्या था, पहले 15 था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनी में एक व्यक्ति को 20 कंपनी का निदेशक बनाया जा सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी की दशा में एक व्यक्ति को 10 कंपनी का निदेशक बनाया जा सकता है। अब कुछ सेक्शन की बात कर लेते हैं जहाँ से डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ सेक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद कंपनी अधिनियम के अंतर्गत केस लॉ की बात कर लेते हैं, कौन कौन से केस लॉ पूछे जाते हैं। क्योंकि कंपनी अधिनियम इतना लंबा है, 470 सेक्शंस हैं, तो सारे सेक्शंस को कवर कर पाना और वो भी रैपिडली समय में, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ बिहार के पर्पस से इस वीडियो को बनाना है, तो बिहार का एग्जाम जस्ट सामने, इसलिए ज़्यादा समय नहीं है। आइए देखते हैं एकल व्यक्ति कंपनी। एकल व्यक्ति कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई है? एकल व्यक्ति कंपनी की परिभाषा धारा 262 में दी गई है। धारा 262 में क्या करें कि धारा 262 एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की परिभाषा धारा 268 में है। प्राइवेट कंपनी की परिभाषा कहाँ है? प्राइवेट कंपनी की परिभाषा धारा 268 में है। सार्वजनिक कंपनी अर्थात पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की परिभाषा कहाँ है? पब्लिक कंपनी की परिभाषा 271 में है। पब्लिक कंपनी की परिभाषा कहाँ है? 271 में है। उसके बाद नियंत्री या समन्वयंत्री कंपनी, नियंत्री या समन्वयंत्री कंपनी, नियंत्री या समन्वयंत्री कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई है? यह 246 में दी गई है। इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सेक्शन पूछे जाते हैं, वही इंक्लूड किया जा रहा है। तो नियंत्री या समन्वयंत्री कंपनी 246 में है। उसके बाद सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी किस में है? सरकारी कंपनी 245 में है। सरकारी कंपनी किस में है? करें, सरकारी कंपनी 245 में है। उसके बाद है विदेशी कंपनी 242 में। विदेशी कंपनी किस में है? विदेशी कंपनी 242 में है। उसके बाद है निगमन का प्रमाण पत्र 272 में है। निगमन का प्रमाण पत्र किस में है? 72 में है। उसके बाद संगम अनुच्छेद किस में है? संगम अनुच्छेद 25 में है। संगम अनुच्छेद 25 में है। कंपनी का उद्देश्य खंडवाक्य 4.1 में है। कंपनी का उद्देश्य खंडवाक्य
कंपनी का उद्देश्य खंडवाक 4(1) में है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस 31 में है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस 31 में है। उसके बाद सदस्यों की पंजिका 88 में है। सदस्यों की पंजिका 88 में है। उसके बाद प्रॉक्सी 105 में है। प्रॉक्सी 105 में है। प्रॉक्सी 105 में है। उसके बाद लाभांश की बात करते हैं। लाभांश 235 में है। लाभांश किस में है? लाभांश 235 में है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, क्योंकि ये आर्टिकल, ये सेक्शन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि कंपनी में यही सब अच्छे सेक्शन है जो पूछे जाते हैं और सब सेक्शन नहीं पूछे जाते, इसलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं गणपूर्ति किसमें है? 103 में। गणपूर्ति किसमें है? गणपूर्ति 103 में है। साम्य अंश किसमें है? साम्य अंश 43 में है। साम्य अंश किसमें है? तो साम्य अंश 43 में है। उसके बाद अंतरिम लाभांश किसमें है? अंतरिम लाभांश 235 में है। अंतरिम लाभांश किसमें है? अंतरिम लाभांश 235 में है। अंतरिम लाभांश किसमें है? अंतरिम लाभांश 235 में है। उसके बाद और जो सेक्शन पूछा जा सकता है, कुप्रबंध। कुप्रबंध किसमें है? 242(1) में है। कुप्रबंध किसमें है? धारा 242(1) में है। 242(1) में है। कंपनी का परिसमापन 270 में है। कंपनी का परिसमापन, और कंपनी का परिसमापन किसमें है? कंपनी का परिसमापन 270 में है। अनिवार्य परिसमापन 271 में है। अनिवार्य परिसमापन किसमें है? अनिवार्य परिसमापन 271 में है। स्वेच्छा से परिसमापन 304 में है। स्वेच्छा से परिसमापन 304 में है। उसके बाद साधारण बैठक धारा 100 में है। साधारण बैठक धारा 100 में है। साधारण बैठक किसमें? साधारण बैठक धारा 100 में है। इतने सेक्शन आपको याद रखने हैं और कुछ चीजें जानने वाली जो बातें हैं पूछा जा सकता है। अब प्राइवेट कंपनी की समादत पूंजी कितनी होनी चाहिए और पब्लिक कंपनी की समादत पूंजी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। समादत का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जब अस्तित्व में आने के लिए कंपनी के तहत रजिस्टर कराने के लिए जाती है तो उसके पास कितनी पूंजी होनी चाहिए, तब उसे कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर किया जाएगा। तो जब कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसे अस्तित्व में आने के लिए कम से कम उसके पास 1 लाख रुपए, कितना? कम से कम 1 लाख रुपए, या जो उच्चतर हो या जो इससे अधिक होना चाहिए। किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए।
प्राइवेट कंपनी के लिए समादत्त पूंजी कितनी होनी चाहिए पूछा जाता क्वेश्चन है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। नोट में हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा हूँ सॉरी, इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें। तो प्राइवेट कंपनी के लिए जो समादत्त पूंजी है वह 1 लाख रुपए या उच्चतर जो विहित किया जाए, और प्राइवेट कंपनी के लिए समादत्त जो पूंजी है ये न्यूनतम पूंजी है, अधिकतम जो भी समादत्त किया जाए, क्योंकि न्यूनतम कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। न्यूनतम समादत्त पूंजी है पब्लिक कंपनी के लिए, और अधिकतम जो भी विहित किया जाए। और आगे संगम ज्ञापन को सीमा नियम किसे कहते हैं, अगर ये पूछा जाए तो संगम ज्ञापन को ही सीमा नियम कहते हैं। संगम ज्ञापन को क्या करें कि संगम ज्ञापन को ही सीमा नियम कहते हैं, सीमा नियम कहते हैं। सीमा नियम का मतलब होता है बाउंड्री चिन्ह, अर्थात कोई भी कंपनी का जो एरिया है, जो क्षेत्राधिकार है, उसी को उसका सीमा नियम है, उसके बाहर वो कार्य नहीं कर सकती। अगर उसके बाहर कोई कार्य करती है तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अब चलते हैं इसके अंतर्गत केस लॉ की बात करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सेक्शन पूछे जा सकते थे, जहां से प्रोविजन बन सकता था और जहां से बनता है उस पर हमने चर्चा कर दिया है इस वीडियो में। अब बचा हुआ है कंपनी के अंतर्गत जो केस पूछे जाते हैं, केस बचा हुआ है। तो अब इस आगे केस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन से केस पूछे जाते हैं और कौन से केस किससे संबंधित हैं। कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, पूछा जाए इस पे कौन सी केस है। कंपनी एक लीगल पर्सन है, विधिक व्यक्ति है। कंपनी एक क्या है, करें कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। अगर पूछा जाए इस पे कौन सी केस है, तो कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, इस पर जो है सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी का केस है। कौन सा केस है, सालोमन बनाम सालोमन। कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, सालोमन बनाम सालोमन। और दूसरा आता है आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, किस केस में दिया गया, आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत किस केस में दिया गया, तो आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम तारक्वेड, रॉयल ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तारक्वेड। अगर इस तरह से पूछा जा सकता है कि रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तारक्वेड किससे संबंधित है, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तारक्वेड आंतरिक प्रबंधन से है, सालोमन बनाम सालोमन विधिक व्यक्तित्व से है, लीगल पर्सन से है, कंपनी को लीगल पर्सन बनाती है। अगला जो केस है आंतरिक सुरक्षा से कौन सी केस है, तो आंतरिक सुरक्षा में है कोटला वेंकट स्वामी का केस है। उसके बाद कंपनी की परिभाषा किस में दी गई, तो कंपनी की परिभाषा वैसे 220 में कंपनी को डिफाइन किया गया है, लेकिन केस में सालोमन में भी कंपनी को डिफाइन किया गया। सालोमन के वाद में भी कंपनी की परिभाषा दी गई। और एक वाद है दी कोंदाली टी कंपनी लिमिटेड, दी कोंदाली टी कंपनी लिमिटेड, इसमें भी कंपनी की परिभाषा दी गई। शेयर में इम्पॉर्टेंट है, शेयर में कौन सी केस है, तो शेयर अंश जो 284 में है, अंश किस में है, 284 में है। शेयर में कौन सी केस है, शेयर में केस है बच्चा एफ गजधर बनाम आयकर आयुक्त, बच्चा एफ गजधर, बच्चा एफ गजधर वर्सेस क्या, बच्चा एफ गजधर वर्सेस आयकर आयुक्त। बच्चा एफ गजधर वर्सेस आयकर आयुक्त। उसके बाद इसको आप नोट डाउन कर लीजिए,
आगे जो केस पूछी जा सकती है उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद आपका अधिकारातीत में पूछा जा सकता है। अधिकारातीत में कौन सी केस है? अधिकारातीत पर कौन सी केस है? अधिकारातीत पर है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर का मामला है। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद और कौन सा केस है? सॉरी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, भारतीय जीवन बीमा निगम है। क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC। अधिकारातीत में क्या है? तो अधिकारातीत में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर वर्सेस LIC का केस है। उसके बाद है एसबरी रेलवे कैरेज का वाद। एसबरी रेलवे कैरेज, एसबरी रेलवे कैरेज का वाद है। किसमें? अधिकारातीत में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर LIC एसबरी रेलवे कैरेज का वाद है। उसके बाद शेयर में हो गया बच्चा एफ गजधर आयकर आयुक्त का हो गया। उसके बाद कंपनी में हो गया सालोमन बनाम सालोमन दी कोंताली टी कंपनी लिमिटेड का हो गया। उसके बाद आपका प्रॉस्पेक्टस संगम अनुच्छेद का हुआ कि नहीं हुआ? संगम अनुच्छेद, संगम अनुच्छेद में कौन सी केस है? तो संगम अनुच्छेद में है एसबरी रेलवे कैरेज। संगम, यह केस अधिकारातीत में भी है एसबरी रेलवे कैरेज, और संगम अनुच्छेद में भी ये केस है, इसलिए इस केस को भी यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। ये केस अधिकारातीत में भी है, संगम अनुच्छेद में भी है। अब अन्यायपूर्ण आचरण में कौन सी केस है? अन्यायपूर्ण आचरण, अन्यायपूर्ण आचरण में कौन सी है? शांति प्रसाद जैन, शांति प्रसाद जैन बनाम कलिंगा ट्यूब्स। कलिंगा ट्यूब्स। उसके बाद है कुप्रबंध में कौन सी केस है? कुप्रबंध में कौन सी केस है? तो कुप्रबंध में है राजमुंदरी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कारपोरेशन, राजमुंदरी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कारपोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव, वर्सेस क्या है? वर्सेस नागेश्वर राव है। तो इस तरह से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जितने भी केस बनते थे उन सारे केसों को इंक्लूड किया गया जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और उन सेक्शन को डिस्क्राइब किया गया जो पूछे जा सकते हैं, और उनके अंतर्गत जो प्रोविजन किया गया उसको। तो इस तरह से कंपनी अधिनियम इस वीडियो में समाप्त किया गया, क्योंकि ये प्री पॉइंट से है। पर्पज बिहार सिविल जज है, क्योंकि कंपनी अधिनियम में टोटल 470 सेक्शन है। कंपनी अधिनियम समाप्त करने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, जिसको कि 1 घंटे में समाप्त किया जा रहा है। केवल पर्पज बिहार सिविल जज का एग्जाम है सामने, और इसलिए इस वीडियो में प्री पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को समाहित कर दिया गया है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।